हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अकाउंटेंट इन सीजे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक एसएससी सीजीएल की 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे, इसकी सैलरी, वर्क प्रोफाइल, इसकी पोस्टिंग और बाकी चीज़ें भी जानेंगे। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इस पोस्ट में 2 साल काम किया है, 2018 से लेकर 2020 तक, और इसमें मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2016 के थ्रू हुआ था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस में पोस्टेड हूं। और मैं इस चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ टाइम पर आपको मिल जाए। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए जानते हैं अकाउंटेंट इन सीजे के बारे में डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीजीए के बारे में। सीजीए क्या है? तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और ये एक चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी बिल्स होता है, और जितना भी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, एक्सपेंडिचर कितना होना है, बजट कितना होना है, इन सभी का जो एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। और ये एक पोस्ट है, सीजीए एक पोस्ट होती है जो कि हाईएस्ट पोस्ट होता है इसमें, और वही सारे इन सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करता है। और सीजीए के एम्प्लॉय सभी मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं। कोई भी मिनिस्ट्री हो उसमें सीजीए के एम्प्लॉयज़ जरूर होते हैं, जो कि उस मिनिस्ट्री का ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस मिनिस्ट्री के जो एक्सपेंडिचर्स होता है, उस मिनिस्ट्री में जितना भी खर्चा हो रहा है उसका देख रेख वहाँ के सीसीए करता है, यानी कि चीफ कंट्रोलर अकाउंट करता है उस मिनिस्ट्री के लिए। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सभी में सीजीए के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उस मिनिस्ट्री के जितने भी फाइनेंस होते हैं उसका देखते हैं, उसको एक्सपेंडिचर को ट्रैक करते हैं और सजेशन देते हैं। और सीजीए का जो एम्प्लॉय होता है वो सभी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं सभी में सीजीए के कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कि उस मिनिस्ट्री के एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर को देख रेख करते हैं, और वो फिर सीजीए को रिपोर्ट करते हैं कि इस मिनिस्ट्री में इतना खर्चा हो रहा है। तो आप जो भी मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, उसमें सभी में सीजीए के कुछ एम्प्लॉय मिल जाएंगे, और वो उस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर का देख रेख करते हैं और मैनेज करते हैं। और वहाँ पे जो हर मिनिस्ट्री में जो चीफ होता है, सबसे हेड में होते हैं पोस्ट में, वो होता है सीसीए, यानी कि चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, जो कि उस पूरी मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर का देख रेख करता है। और उसी में अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो चलिए जानते हैं अकाउंटेंट के बारे में कि अकाउंटेंट क्या है। तो अकाउंटेंट एक ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है। और इसका जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होता है, जो बेसिक सैलरी आपका स्टार्ट होता है इसमें 29,200 से होता है, यानी ये बेसिक सैलरी है, पर इस पर कुछ परसेंटेज एचआरए, डीए एंड टीए मिलता है, तब आपका नेट इन हैंड सैलरी बनता है। तो इसमें जो नेट इन हैंड सैलरी मिलता है, और ये इसमें एचआरए, डीए और टीए इंक्लूडेड होता है, पर इसमें मैंने स्टार मार्क लगाया है। ये 45,000 जब आपका डीए बढ़ जाएगा, अभी डीए 17% चल रहा है, डीए जब 27% होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हुआ है। अगर डीए 17% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी सैलरी 41,000 के अराउंड है, 42,000 के अराउंड। ओके, उसके बाद पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती कैसी है, कहाँ पे होती है पोस्टिंग इसकी। तो इसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सीजीए होता है। सीजीए ही सारे जितना भी एसएससी से जो डोजियर जाता है वो सीजीए के पास जाता है। और सीजीए क्या करती है, उन सभी डोजियर्स को मिनिस्ट्री जितना भी रिक्वायरमेंट करता है, हर मिनिस्ट्री से जितने अकाउंटेंट की वैकेंसीज आती है, रिक्वायरमेंट होता है, सभी डोजियर को उसके अकॉर्डिंग भेज दिया जाता है, रैंडमली भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री में। और फिर मिनिस्ट्री से आपको लेटर इशू होता है, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो सब इशू होता है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म ये सब फिलअप करना पड़ता है, उसमें आपको प्रेफरेंस भी मांगा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या होती है। उसके बाद प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाती है। और जो मैक्सिमम पोस्टिंग जो सीजीए की होती है वो दिल्ली में होती है। 90% जो इसकी वैकेंसी होती है वो दिल्ली में होती है, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर होता है। बाकी इसमें कुछ पोस्टिंग आपको दिल्ली से बाहर भी होता है, इसके कुछ
ऑफिसेज जो होते हैं सीजीए के या फिर मिनिस्ट्रीज़ के, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेज होते हैं वो दूसरे स्टेट में होते हैं, तो आपको वहाँ पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो जो मिनिस्ट्री होता है वही आपको प्रेफरेंस पूछता है, और उसके बेसिस पे अगर आपका प्रेफरेंस जो दिया हुआ है वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको मिल जाएगा वो पोस्टिंग। और ये डिपेंड करता है रैंक पे भी, रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो मिलता है प्रेफरेंस। और मैंने बता दिया जो मैक्सिमम पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं सीजे का, कि जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है। तो जो मैक्सिमम काम है वो तो क्लरिकल इन नेचर ही है। आपको कंप्यूटर मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा, प्रिंटर मिलेगा, आपका फैक्स मशीन रहेगा, फैक्स तो आजकल नहीं चल रहा है, स्कैनर रहेगा, और उसी पे आपको काम करना है। तो क्लरिकल इन नेचर होता है, कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। और कभी कभी नोटिंग ड्राफ्टिंग ज़्यादा नहीं होता, जितना एएसओ लोग जॉब नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं उतना नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको सीजीए में नहीं करना पड़ता है। बहुत कम ही इसमें नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है। मैक्सिमम जो काम होता है वो बिल से रिलेटेड होता है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। और इसमें जो वर्क भी किस पे डिपेंड करता है, सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन मिला। तो कोई भी मिनिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उसमें एक होता है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, वहाँ पे क्या होता है वो एडमिन सेक्शन होता है, वो सारा पोस्टिंग लीव वगैरह ये सब देखता है, प्रमोशन वगैरह ये सब काम वहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में होता है। एक कंपाइलेशन सेक्शन होता है जो कि सारे जितने भी ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, सभी से डाटा को कलेक्ट करता है और सीजीओ को भेजने का काम करता है कंपाइलेशन सेक्शन। और साथ में ये मिनिस्ट्री का अकाउंट भी प्रिपेयर करता है। उसके बाद एक ऑडिट सेक्शन भी होता है, जहाँ पे इंटरनल ऑडिट का सेक्शन होता है कि जितने भी सेक्शन होते हैं सभी का कभी कभी बीच बीच में ऑडिट होता रहता है, और जितने भी ऑफिसेस हैं सबका बीच बीच में ऑडिट होता है, चेक होता है कि वहाँ पे सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको चेक किया जाता है। और जो मैक्सिमम होते हैं वो होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसेस। तो एक मिनिस्ट्री में एक ऑफिस होगा प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, कंपाइलेशन सेक्शन होंगे, और जो मेन होता है वो होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसेस, जहाँ से बिल पास होता है, जहाँ पे बिल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे बिल्स, और वहाँ से उसी ऑफिस से सारा बिल पे होता है और पेमेंट होता है, वो पे एंड अकाउंट ऑफिस होता है। और सबसे ज़्यादा सेक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिस का ही होता है, जिसको PAO भी बोलते हैं। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं उसके काफ़ी पे एंड अकाउंट ऑफिसेस होते हैं। कुछ ऑफिसेस हेडक्वार्टर में ही होते हैं और कुछ ऑफिसेस रीजनल में भी होते हैं। जैसे मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में टोटल जो PAO थे, पे एंड अकाउंट ऑफिस, वो 11 थे। उसमें से जो 7 थे, 7 के आसपास, वो दिल्ली में ही थे, और जो 4 थे वो दिल्ली से बाहर थे। एक कोलकाता में था, एक चेन्नई में था, एक मुंबई में था, और एक चंडीगढ़ में था। तो पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स बाहर भी होते हैं हेडक्वार्टर से दूर। और कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज जो होते हैं, जैसे CBDT हो गया, CBC हो गया, उन लोगों का उनका पे एंड अकाउंट ऑफिस बहुत सारे होते हैं, 200-300 के आसपास होते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले होते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने स्टेट में पोस्टिंग मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो मेनली वर्क होता है अकाउंटेंट का, वो बिल चेकिंग एंड पासिंग होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों का पोस्टिंग होता है जो पे एंड अकाउंट ऑफिस में ही होता है, और कुछ लोगों का ही PA प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस यानी एडमिन में होता है, या फिर कंपाइलेशन में होता है, या फिर ऑडिट में होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन सेक्शन में होता है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों का जो पोस्टिंग होता है वो पे एंड अकाउंट ऑफिस में होता है। और इसमें क्या काम होता है, मेनली आपका मेनली काम होता है कि आपको जितने भी बिल्स आते हैं उनको चेक करना पड़ता है। आप ही के पास बिल आएगा, वो पहले एंट्री होगी कहीं पे बिल, उसके बाद बिल आपको दे दिया जाएगा। बिल आपको चेक करना अच्छे से कि वो बिल सही है कि नहीं, जेन्युइन रेट से बना हुआ है कि नहीं बिल, सारी चीज़ें सही है, डॉक्यूमेंट सही है, वो चेक करोगे। और आप उसको, एक सॉफ्टवेयर होता है PFMS, उसमें आपको पास करना होता है बिल को, आपके थ्रू पहले पास होगा, आप उसमें साइन करोगे, उसके बाद वो बिल आगे प्रोसीड होती है। उसके बाद उसके हायर आपके ऑफिसर होते हैं AO, उसके बाद जो पे एंड अकाउंट ऑफिस के हेड होते हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, वो बिल को पास करते हैं, तब जाकर वो फाइनली उसमें पेमेंट रिलीज हो जाता है। तो 3 स्टेप होता है। पहला, अकाउंटेंट के पास बिल आती है, बिल पास करता है, उसके बाद आपके हायर ऑफिसर AO के पास जाता है, फिर AO से सीनियर AO के पास जाता है, तब वो बिल कंफर्म होता है। साथ में पेंशन और GPF के केस भी यहाँ पे सॉल्व होता है कि आपको कितना पेमेंट रिलीज करना है, क्योंकि पेमेंट का जितना भी काम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा देना है, वो पे एंड अकाउंट ऑफिस से ही होके होता है। तो अगर पेंशन भी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एंड अकाउंट ऑफिस के एम्प्लॉय ही करते हैं।
इनका होता है अकाउंटिंग का भी काम होता है, जैसे कि आपको एक्सपेंडिचर हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, क्वार्टरली कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है अभी तक। जितना भी बजट बनता है वो सभी मिनिस्ट्री का अलग अलग बजट बनता है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली और ईयरली कि सही टारगेट जा रहा है कि नहीं, रीच हो रहा है या नहीं, वो सब भी चेक करना पड़ता है। और वो सब चेक करता है कंपाइलेशन सेक्शन के एम्प्लॉय करते हैं। अकाउंट भी बनाना पड़ता है, फाइनेंस अकाउंट की हेल्थ मिनिस्ट्री का एक अकाउंट होता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर भी, बजट एस्टिमेट कितना है, रिवाइज एस्टिमेट क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये सब पार्लियामेंट में पास करने के लिए बनाना पड़ता है। ये सभी चीज़ों को आपको सीजीए भेजना पड़ता है और सीजीए फिर कंपाइल करके वहाँ भेजती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से फाइनली ये पार्लियामेंट में जाता है। और एक और है इंटरनल ऑडिट, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि ये जितने भी उस मिनिस्ट्रीज में सेक्शंस होते हैं, पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी का ऑडिट करती है कि वहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि अकाउंटेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी होगी CGHS की, आपको और आपके डिपेंडेंट मेंबर को मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है आपका, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है। आपको कुछ पे करना होता है, लेकिन वो पे आपको बिल्स अगर आप सबमिट करोगे मिनिस्ट्री में तो आपको रीएम्बर्स हो जाता है। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपको हॉस्पिटल में कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ही आपका बिल बना करके मिनिस्ट्री को डायरेक्ट भेजेगा। तो उसमें अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में हो तो एक बेनिफिट ये है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। साथ में अगर आप MEA में हो तो फॉरेन में जाने का फॉरेन पोस्टिंग के चांसेस होते हैं कि आपको फॉरेन मिल जाए। अगर MEA में आप अकाउंटेंट बनते हो, AA बनते हो, तो वहाँ पे फॉरेन में जाने के चांसेस होते हैं। साथ में HRA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, और साथ में बोनस भी मिलता रहता है। साल में 2 बार बोनस मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। एक ईयरली बोनस होता है और एक ऑनरेरियम होता है। ईयरली बोनस आपको दिवाली के टाइम पे मिलता है और ऑनरेरियम होता है वो जनवरी फरवरी के आसपास मिलता है, जो आपको अच्छे काम करने के लिए आपको मिलता है। तो ईयरली बोनस होता है वो 7,000 के अप्रॉक्स होता है और ऑनरेरियम होता है वो 5,000 के अप्रॉक्स होता है। साथ में LTC पैकेज यानी लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है आपको। साल में एक बार आप कहीं बाहर घूम सकते हो, अपने होम टाउन जा सकते हो, तो उसका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। और एक 3 साल में आपको ब्रीफकेस का पैसा भी मिलता है, 3,000 रुपीज़ आपको मिलता है। अगर आपको ऑफिस बैग लेना है तो 3 साल में एक बार आपको ऑफिस बैग लेने के लिए पैसा भी मिलता है, उसको बोलते हैं ब्रीफकेस अलाउंसेस। तो ये सब फैसिलिटीज CGA अकाउंटेंट को मिलती है। अब प्रमोशन की बात करते हैं कि CGA अकाउंटेंट की प्रमोशन कौन कौन सी होती है। तो जो सबसे पहला फर्स्ट प्रमोशन होता है वो अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं, और ये 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद आप बन जाते हो। अगर आप 3 साल सर्विस करते हो अकाउंटेंट की पोस्ट पे तो आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हो। बस एक कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम पास करना होता है और ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है और ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। एक बुक होता है CAM, सिविल अकाउंट मैनुअल, उसी बुक को आपको पढ़ के जाना होता है और लेकर जाना होता है और उसी से क्वेश्चन आते हैं और आपको बुक से देख कर ही सॉल्यूशन बनाना होता है। और ये एग्ज़ाम ईजी होता है, इसमें मैक्सिमम लोग पास कर जाते हैं। तो और ये एग्ज़ाम कब होता है? जब आप अकाउंटेंट की पोस्ट ज्वाइन करते हो उसके 6 से 8 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होता है और जनरली लोग इसमें पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पास मार्क 50% होता है। उसके बाद आप जो फर्स्ट प्रमोशन मैंने बताया कि वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे होती है। ये एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और जो एक ग्रुप B पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे होती है, जो कि एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और गैजेटेड पोस्ट है। लेकिन आपको ये याद रखना कि ये जो प्रमोशन होता है वो आपको एक एग्ज़ाम होता है AA का एग्ज़ाम, उसको पास करने के बाद ही आप इसमें प्रमोट हो पाओगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हो तो आप हमेशा सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे ही बने रह जाओगे। और ये एग्ज़ाम के लिए आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो। जब आप ज्वाइन करते हो उससे 3 साल के बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार निकाल लेते हो तो आपका फर्स्ट प्रमोशन में ही आप AA बन सकते हो, यानी कि 4800 ग्रेड पे में जा सकते हो।
पर ये एग्ज़ाम इजी नहीं होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप इसमें 5 से 6 महीने अच्छे से मेहनत करते हो तो आराम से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। इसमें 5 से 6 पेपर होते हैं और 2 या 3 अटेम्प्ट में आपको ये पास करना होता है सारे पेपर्स को, पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पेपर। पर लेकिन बहुत अच्छा चांसेस होता है कि जो भी 2800 में जो ज्वाइन किया वो 3 साल के बाद जस्ट थोड़ी सी मेहनत करके 4800 में जा सकता है। उसके बाद जो थर्ड प्रमोशन होता है वो ग्रुप बी में ही होता है, वो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो 5400 ग्रेड पी की पोस्ट है और ये टाइम बॉन्ड होता है और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जब AA बनते हो आप उसके 10 से 12 साल का टाइम लगता है और वैकेंसी के पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप AO बनते हो, अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद जो फोर्थ प्रमोशन होता है वो होता है सीनियर अकाउंट ऑफिसर, यानी ये एक जो पे एंड अकाउंट ऑफिस होता है उसका हेड हो जाता है। उस सीनियर अकाउंट ऑफिसर एक पूरा पे एंड अकाउंट ऑफिस का वो हेड होता है या फिर किसी भी सेक्शन का वो हेड हो जाता है। और इसमें भी 6 से 8 साल लग जाते हैं AO बनने के बाद, और ये भी एक टाइम बॉन्ड है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। और सारे प्रमोशन जो होती है वो CGA ही करती है, CGA ही लिस्ट निकालती है। और जो लास्ट प्रमोशन का चांसेस होता है वो होता है ACA का, और इसका इस पोस्ट तक जाने का चांसेस बहुत कम होता है। ये होता है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, और ये एक UPSC की पोस्ट है। UPSC से जो लोग सेलेक्ट होते हैं अकाउंट सर्विसेज में उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो होता है इसी पोस्ट पे होता है, ACA के पोस्ट पे। और इसमें प्रॉपर आपको एक अच्छा सा कैबिन दिया जाता है, आपका PA होता है और बहुत बढ़िया आपका रेपुटेशन होता है। ACA के पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो जो मैक्सिमम प्रमोशन हो सकता है वो ACA के पोस्ट पे हो सकता है। अगर आप कम साल में, कम ईयर में आप ज्वाइन करते हो, 23-24 के साल पे आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हो तो आपको चांसेस होता है कि आप ACA तक जा सकते हो। लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो सीनियर अकाउंट ऑफिसर तक जाकर रिटायर करते हैं। उसके बाद प्रोज के बारे में जानते हैं, इसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसमें। तो एक तो CGA अकाउंटेंट की भी ज्वाइनिंग ठीक होती है, फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। 5 से 6 महीने में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाता है। CGA अपना काम कर देती है, वो डोजियर्स मिनिस्ट्री को भेज देती है, फिर मिनिस्ट्रीज डोजियर्स को या जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं आपको घर में आपको भेजती है आपके एड्रेस पे, आप उसको पूरा करोगे। प्रेफरेंसेस पूछती है, मेडिकल भी, ये सब सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उसके बाद ज्वाइनिंग देती है। तो इसमें भी ज्वाइनिंग बहुत डिले नहीं होता है, जैसे कुछ पोस्ट में होता है, जैसे एक्साइज में होता है, डिविजनल अकाउंटेंट में होता है, वैसा नहीं। इसमें पोस्टिंग ज्वाइनिंग जो होती है फास्ट होती है। उसके बाद होता है इसमें एक ट्रेनिंग होता है, जैसे आप ज्वाइन करते हो उसके 1-2 महीने बाद आपका ट्रेनिंग होता है, जो कि ISTM जो होता है उसी के पास होता है, इनगैफ में। ये ISTM के पास ही है। ISTM होता है जो ASO की ट्रेनिंग लेती है, जस्ट उसी के बगल में ही बिल्डिंग है, वहीं पे आपका 21 डेज की ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपको सारा चीज़ सिखाया जाता है, वर्क नेचर CGA के बारे में बताया जाता है, आपका वर्क के बारे में बताया जाता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे आपको साथ में लंच, स्नैक्स, सारी चीज़ें का प्रबंध होता है, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद प्रोज क्या है, ये 9 to 5 जॉब है, ये भी पीस ऑफ माइंड वाली जॉब है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको अपने सीट पे ही काम करना है और ज़्यादा इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, थोड़ी मोड़ी पब्लिक डीलिंग होती है। जब अगर आप पे एंड अकाउंट ऑफिस में जाते हो तो आपको फ़ोन आते हैं कि मेरा बिल नहीं पास हुआ है, कुछ लोगों का बिल होता है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं, हल्की फुल्की है। और आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस भी मिलेगा, आपको थोड़ा लेजर टाइम भी मिलेगा, बीच बीच में आपको टाइम मिल सकता है अपने कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए 1-2 घंटे का बीच में टाइम मिल सकता है। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री में थोड़ा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप सारे बिल्स आप करते हो, आपके अंडर पैसा है, पैसे का लेन देन है, तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो अब इस पोस्ट के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं, कॉन्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए जो कॉन्स है वो प्रोज होगा, किसी के लिए कॉन्स होगा। पहला तो है डेस्क जॉब है, आपको फील्ड वर्क इसमें नहीं है, डेस्क जॉब करना है, क्लरिकल वर्क है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे बिल आएंगे आपको, आपके अगर आप पे एंड अकाउंट ऑफिस में जाओगे तो आपके आसपास बिल्स ही बिल्स दिखेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर बिल्स आपको दिए जाएंगे, कुछ अदर अकाउंटेंट्स को दिए जाएंगे, कुछ और लोगों को दिए जाएंगे, तो आपको बिल ही पास करना है, एक ही टाइप का काम करना है, हमेशा बिल चेक करना, साइन करना, आगे बढ़ाना, बिल साइन करना और आगे बढ़ाना। तो मोनोटोनस वर्क भी इसमें है, एक टाइप का आपको काम करना पड़ सकता है।
इसमें कुछ कुछ अर्जेंसी भी होती है। अर्जेंसी मतलब कुछ कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो आपको बहुत जल्दी पास करना होता है, तो आपको वो पास करना ही पड़ेगा। और अर्जेंसी कब आती है? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एंड होने वाला होता है, तब होती है। या फिर फाइनेंशियल का हर क्वार्टर पे, यानी हर 3 मंथ्स पे आपको जब एंड होता है तब थोड़ी सी अर्जेंसी होती है, क्योंकि उस समय कुछ बजट लिमिट को आपको कंप्लीट करना होता है। तो उस टाइम पे आपको बिल ज़्यादा पास करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसमें थोड़ी अर्जेंसी भी कभी कभी आ जाती है। उसके बाद एक और कौन इसका है कि अगर आप इस पोस्ट में AA का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे, अगर आप अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हो, जो कि रिलेटिवली टफ होता है पेपर AA का, तो आपका एक ही प्रमोशन में आपको हो पाएगा, वो है सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, और उसी में आप हमेशा रह जाओगे। और उसके बाद होती है कि इसमें पावर वाली बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। बस आपको रिस्पेक्ट लोग करेंगे, क्योंकि आप बिल पास करते हो। मिनिस्ट्री के लोग से अच्छा आपका तालमेल बना रहेगा, क्योंकि आप ही के थ्रू उनकी सैलरी बिल पास होगी, बहुत सारे बिल्स पास होते हैं, तो वो होता है। पर पावर वाली बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं होती। उसके बाद क्या है कि इसमें जब भी आपका प्रमोशन होता है, फर्स्ट प्रमोशन को छोड़कर सीनियर अकाउंटेंट की जब प्रमोशन होगा तब तो आपको अपने ही मिनिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन जब भी नया प्रमोशन होता है AA एग्ज़ाम पास करने के बाद, जब AA बनते हो, फिर AO बनते हो, उसके बाद सीनियर AO बनते हो, तो आपको मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगा। मिनिस्ट्री के साथ साथ आपका स्टेट भी चेंज कर देता है। मान लो अगर आप दिल्ली हो तो आपको जम्मू कश्मीर भी भेज सकता है, साउथ भी भेज सकता है, कोलकाता भी भेज सकता है, मुंबई भी, कहीं भी आपको भेज सकता है। मुंबई बहुत सारे PO होते हैं, मुंबई में भी भेज देता है। तो आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है AA बनने के बाद। और उसके बाद कभी भी प्रमोशन होता है तो आपकी स्टेट को चेंज कर दिया जाता है। और मैंने साथ में आपको बताया कि आपको वर्कलोड बढ़ जाता है जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा, क्योंकि उस समय बिल प्रेजेंट करने होते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग होता है उस टाइम पे आपको 3 4 5 दिन आपको, यानी फिर उस ईयर, उस मंथ पूरा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मार्च का जो मंथ होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है, उसमें बहुत एक्टिव होना पड़ता है पूरे मंथ। आपको हो सकता है उस पूरे मंथ में आपको सैटरडे संडे में भी ऑफिस आना पड़े, क्योंकि बिल पास करने का टारगेट होता है और बजट कंप्लीट करने का टारगेट होता है, तो उसमें लोगों को जनरली ऑफिस बुलाया जाता है। तो अब अकाउंटेंट के बारे में कुछ और भी बातें करते हैं कि क्या क्या होता है। तो अकाउंटेंट में मैंने बता ही दिया कि जो सैलरी मिलती है 40-42 के आसपास मिलती है। अगर आपका DA बढ़ जाता है, 27% हो जाता है, तो 45+ हो जाएगा इसका सैलरी। तो अगर आप DA में ज्वाइन करते हो, दिल्ली ज्वाइन करते हो, तो आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, रेंट में कहाँ रूम ले सकते हो, फ्लैट में कहाँ ले सकते हो, क्योंकि आपको अभी तुरंत क्वार्टर तो मिलने वाला नहीं है, 1-2 साल लग जाता है क्वार्टर मिलने में। तो आप जो इधर साकेत के एरिया में ले सकते हो, अपना रेंट फ्लैट ले सकते हो, फ्रीडम फाइटर एरिया में ले सकते हो, लक्ष्मी नगर ले सकते हो, मुखर्जी नगर ले सकते हो। उन सब जगह पे आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे और इजली मिल जाते हैं। कटवरिया सराय हो गया, जिया सराय हो गया, बेर सराय हो गया, इन्हीं सब जगह पे लोग जो ज्वाइन करते हैं रहते हैं। और आपका जो फ्लैट का रेट होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फ्लैट ले रहे हो। अगर आप 2 BHK ले रहे हो, अच्छा फ्लैट लोगे, तो आपको 15,000 से 15,000 तक लग जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल 1 रूम सेट लेते हो तो आपको 5-6 हज़ार में भी मिल जाएंगे आपको रूम। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फ्लैट पसंद है। फूड के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप दिल्ली में ज्वाइन करते हो तो आपको कुक रखना होगा। कुक मिल जाता है इजली यहाँ पे दिल्ली में, या फिर आप मेस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे मेस आपको आसपास मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो मंथली के बेसिस पे। ट्रैवल आपको मेट्रो से करना है। जितने भी मिनिस्ट्रीज़ के बिल्डिंग हैं वो सब मेट्रो के आसपास है, तो आपको मेट्रो से ही ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल टाइम आपका कितना लगता है वो डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पे रहते हो। तो अगर आप साकेत में रहोगे तो आपको जो ट्रैवल टाइम है वो आपको 40 से 45 मिनट लगता है आपको अपने ऑफिस रूम से ऑफिस पहुंचने में। क्वार्टर और रेंटेड फ्लैट के बारे में मैंने बता दिया कि क्वार्टर आपको 2-3 साल के बाद ही मिलेगा, और रेंटेड फ्लैट तो आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। लीव के बारे में जानते हैं कि आपको कौन कौन सी लीव मिलती है CGA में। तो CGA में जो लीव मिलती है आपको, सैटरडे संडे जनरली ऑफ होता है, अनलेस कि आपके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम आ गए हो, तब सैटरडे संडे को बुलाया जाता है, नहीं तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। उसके बाद आपको 30 अर्नड लीव मिलते हैं।
उसके बाद आपको 30 अर्न लीव मिलते हैं ईयरली, 8 कैजुअल लीव मिलते हैं, HPL मिलता है, हाफ पे लीव भी मिलता है आपको, 10 स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलता है। स्पेशल कैजुअल लीव क्या होता है? ये लीव वो होता है जैसे आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो या फिर किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, किसी कंपटीशन में जो मिनिस्ट्री में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। लंच टाइमिंग होती है वो 1 से 1:30 के बीच होती है, लेकिन जनरली लोग 1 से 2 इसको कंसिडर करते हैं लंच का टाइमिंग। और जो वर्क एनवायरनमेंट है CGA का वो अच्छा ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ऐसा कुछ बायसिंग वाला चीज़ें नहीं होती है। अदर थिंग्स मैंने बता दिया है कि एक कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम होता है आपके ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद आसपास, और वो एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है, तभी आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, और इंक्रीमेंट भी तभी होता है जब कन्फर्मेटरी पास करते हो। और ये एग्ज़ाम ईजी होता है, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, कैम बुक आपको यूज़ करना होता है, कैम सिविल अकाउंट मैनुअल इसको बोलते हैं। आप इसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो और इसकी फ़िज़िकल कॉपी भी खरीद सकते हो। कलीग्स जो होते हैं सपोर्टिव होते हैं। इंडोर गेम्स भी मिल जाएंगे आपको मिनिस्ट्रीज़ में, जैसे टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, और बैडमिंटन खेल सकते हो। म्यूज़िक क्लब भी होती है, कुछ मिनिस्ट्रीज में म्यूज़िक क्लब होते हैं, योगा क्लब होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो नॉर्मल ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो 3-4 सालों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अनुसार सारे बिल्डिंग रिन्यू होने वाले हैं, सारे बिल्डिंग नया बनने वाले हैं। रिन्यू नहीं होगा, न्यू बिल्डिंग बन रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास होने वाला है 2024-25 से। ऑफिस रूम अच्छा होता है, AC लगे होते हैं सभी रूम में, सभी को कैबिन प्रॉपर दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, तो ऑफिस रूम भी डिसेंट होता है। अब हम लोग कुछ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। INGAF में जो ट्रेनिंग हुआ था उसके कुछ पिक्स हैं, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। ये INGAF का कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस था। ये यहीं आसपास में ISTM भी है। इसके साथ ये क्लासरूम का पिक है, और एक बैच में अप्रोक्स 30-32 का स्टूडेंट आसपास एक साथ ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे बैचेस बना दिया जाता है 21-21 दिनों का, और उसी में सभी लोग का ट्रेनिंग होता है, और इसमें सभी चीज़ें बताया जाता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, अकाउंट्स के बारे में, आपको अकाउंट हेड के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो कि अकाउंटेंट्स को जाननी चाहिए, सभी चीज़ें बताया जाता है। साथ में ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ट्रेनिंग बैच के। ये जो मेरा फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे बन गया था, और इसका भी सिलेक्शन प्रिवेंटिव ऑफिसर में हो गया है। ये ग्रुप था हम लोगों का लंच का टाइम पे, हम लोग को लंच टाइम स्नैक्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता था। हमारा ट्रेनिंग 10 बजे से स्टार्ट होता था, 11:30 बजे हमें टी ब्रेक मिलता था, जिसमें कुछ बिस्किट टी मिलते थे। उसके बाद 1 से 2 हम लोगों का लंच टाइम होता था, जहाँ पे एक बढ़िया लंच मिलता था, बहुत सारे आइटम्स होते थे। और उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास फिर से टी ब्रेक होता था, और 5 बजे हमारा ओवर होता था ट्रेनिंग। जब आप कंप्लीट करते हो अपना ट्रेनिंग, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और साथ में आपको एक पेन ड्राइव मिलता है। पेन ड्राइव में जितने भी पिक्स खींचा जाता है वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि बीच बीच में आकर क्लासरूम का पिक्स खींचते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं उसके पिक्स को लेते हैं, और फाइनली एक डायरेक्टर के साथ, जो INGAF के डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ हमारा सारा फोटो सेशन होता है। उसका पिक्स इस पेन ड्राइव में होता है, और कुछ PDFs भी होते हैं जो कि क्लास में पढ़ाया जाता है, उनके PDFs भी होते हैं, जितने भी क्लास होते हैं उनके PDF भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था अकाउंटेंट के बारे में। मैंने आपको जितना डिटेल हो सका उतना डिटेल में बताया, ताकि आप जो भी ज्वाइन करने वाला है या फिर जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं उसको फुल कंप्लीट डिटेल मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें जो इस पोस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं और इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ।